भिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ अभिषेक। और आज की इस क्लास में अपन लेखक परिचय जो आपका टॉपिक चल रहा है 4 मार्क्स का, और वो काव्य खंड का अपन आज इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें आपके, तो यतीन्द्र मिश्र और कवि जयशंकर प्रसाद, इनको अपन पढ़ चुके हैं, और सूरदास को भी अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 आपके जो विज्ञापन वाले टॉपिक के साथ मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इसके बाद अपन आगे की ओर चले तो आपके कवि आने वाले हैं कवि मंगलेश डबराल की अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। कवि मंगलेश डबराल की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन इनका व्यक्तित्व पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व के बाद क्या पढ़ेंगे? इनका कृतित्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इनके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो इनका जन्म सन 1948 यानी 1948 में कहाँ पर हुआ? टिहरी में। गांव का नाम टिहरी, गढ़वाल कौन से राज्य में? उत्तरांचल में ये पड़ता है। के काफल पानी गांव में, गांव का नाम याद रखना, काफल पानी। काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1948 में। आगे की अपन बात करें इनकी शिक्षा की, अपन यहाँ चर्चा करें तो शिक्षा की इनकी देहरादून से होने वाली। कहाँ से? देहरादून से। इनकी शिक्षा की मैं चर्चा करूँ, शिक्षा और दीक्षा की यदि चर्चा करें तो देहरादून से की। आगे की अपन चर्चा करें तो सन 1983 में जनसत्ता अखबार, अखबार का नाम जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का क्या संभाला? पद संभाला। जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का इन्होंने क्या संभाला? पदभार संभाला। 4 कविता संग्रह इनकी प्रकाशित हुई। इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व के साथ साथ कृतित्व इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें इन्होंने 4 कविता संग्रह इनके इंपॉर्टेंट रहने वाले। चारों के नाम आपके चैप्टर में दिए गए, इनको आपको याद करना है। सबसे पहले की मैं बात करूं आपके तो पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। दूसरे की अपन चर्चा करें तो घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और चौथा आपके रहने वाला आवाज भी एक जगह है। चारों नाम आपको याद करने। पहले की मैं बात करूं तो पहाड़ पर लालटेन, दूसरा रहने वाला है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, और चौथा है आपके आवाज भी एक जगह है। चारों आपके इनके याद करने हैं कविता संग्रह। बात कर रहे अपन मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल की आगे चर्चा करें तो मंगलेश की कविताओं में कैसा बोध है? सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार किया गया है। किन किन का? एक तो सामंती बोध का, दोनों शब्द याद रखना, सामंती बोध और पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार किया गया है। सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये कुछ कृतित्व के जो पॉइंट है इनको भी आपको साथ के साथ याद करने हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो भारतीय भाषाओं के अलावा भी इनके अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी आदि भाषाओं में इनका क्या किया गया? इनके जो कविताएं इनका अनुवाद उस भाषा में भी किया गया है। क्लियर है क्या? इनका अनुवाद अन्य दूसरी भाषाओं में प्रकाशित हो रखा है। ये किन के लिए याद करनी? मंगलेश डबराल के लिए। किन किन भाषाओं में? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी आदि भाषाओं में। क्लियर है? चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करें, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, तुलसीदास। तुलसीदास के व्यक्तित्व की अपन चर्चा करें तो जन्म की मैं बात करूं सन 1532 में। कब? 1532 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनके जन्म से भी 2 मान्यता आती है। पहली मान्यता अपन ने पढ़ी अभी 1532 में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कुछ विद्वानों के द्वारा क्या कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान सोरो है, जो जिला एटा में पड़ता है। सोरो जिला एटा कुछ विद्वान का है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहने वाला है? सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और राजापुर गांव में। क्लियर है क्या? आगे अपन चर्चा करें तो बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। इनका जो बचपन था तुलसीदास जी का वो क्या था? बहुत संघर्षपूर्ण था। आगे की अपन चर्चा करें तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी कि माता पिता से उनकी दूरी बन गई। गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु कृपा से किनकी भक्ति का? राम भक्ति का। गुरु कृपा से राम भक्ति का क्या हुआ? मार्ग मिला। देहावसान की मैं बात करूं तो 1623 में। कहाँ पर? काशी में।
1623 में काशी में इनका देहावसान होता है। यहाँ तक यहाँ का व्यक्तित्व रहा है। अब अपन इनके कर्तृत्व की चर्चा करने वाली है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अपन चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहेगी रामचरितमानस, जिसके रिगार्डिंग आपके चैप्टर में आया है रामचरितमानस। दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। क्लियर है क्या? तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। क्लियर है? अपन बात करें रामचरितमानस की तो ये किस भाषा में है? तो ये आपके अवधी भाषा में रहने वाली। किस भाषा में? अवधी भाषा में। बाकी के जो ग्रंथ है ये आपके ब्रज भाषा में रहने वाले हैं। बात करें विशेषताओं की तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका क्या था? सम्मान अधिकार था। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर सम्मान अधिकार था। रामचरितमानस अवधी भाषा का ग्रंथ है। बाकी के जो बताए गए रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा की? ब्रज भाषा की आपके रहने वाली है। रामचरितमानस की मैं बात करूं तो उत्तरी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जो ग्रंथ है या जो रचना है इनकी वो कौन सी है? रामचरितमानस। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप दिया गया है। बात करें अपन यहां पर तो इनकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में प्रबंध, इसका प्रबंध का और मुक्तक का दोनों का जो प्रयोग किया गया है, दोनों प्रकार के जो काव्य इनका प्रयोग उत्कृष्ट रूप में इनका प्रयोग किया गया है। किन किन का? प्रबंध का और मुक्तक का। क्लियर है क्या? आगे इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी आपके लिए तुलसीदास, सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करें नाम की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी। जन्म की बात करें तो बंगाल के महिषादल में। कहाँ पर? महिषादल में। जगह का नाम क्या है? महिषादल में। सन 1899 1899 1899 में। कहाँ पर? महिषादल में। बंगाल के महिषादल में 1899 में। मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के क्या थे? ये निवासी थे। पूछे मूलतः निवासी कहाँ के थे? तो गढ़ाकोला, जिला उन्नाव और उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। इनकी शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की इन्होंने? 9वीं क्लास तक 9th क्लास तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कौन सी जगह? तो महिषादल, इनके गांव से ही शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी के साथ खुद ने अध्ययन किया। किनका? संस्कृत विषय का, बांग्ला का और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। खुद ने ही स्वयं स्व अध्याय कर कर संस्कृत और बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने क्या किया? ज्ञान अर्जित किया। क्लियर है क्या? आगे की अपन बात करें तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का विशेष प्रभाव इन पे देखने को मिलता है। किन किन का? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का। इन कुछ पॉइंट को आप याद करके पॉइंट बना सकते हो और इसका पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। विचारधारा का विशेष प्रभाव पड़ा इन पर और पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ रहा। पारिवारिक जो जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। देहांत की मैं बात करूं तो सन 1961 में इनका देहांत होता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक चलते हैं आगे की ओर। निराला जी की कुछ रचना की इंपॉर्टेंट रचना की मैं बात करूं तो पहली है आपके अनामिका, दूसरी है परिमल, गीतिका, कुकुरमता और नए पत्ते। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली है आपके अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमता और नए पत्ते। जो निराला जी की जो रचनावली है, इनकी जो जितनी भी रचनावली है, इन सारी रचनावली को कितने खंडों में? 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। किस नाम से? निराला रचनावली के 8 खंडों के अंतर्गत संपूर्ण इनका जो साहित्य है वो प्रकाशित किया गया। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित रहता है। बात करूं मैं दार्शनिकता, जो सोच एक एरिया बड़ा होने की, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण किसमें मिलता है? इनकी रचनाओं में देखने को आपको मिलता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गए। एक और आपके अंतिम बचता है नागार्जुन की। अपन बात करते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 1911 में हुआ था। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन उनका
नाम, इनका मूल नाम कुछ और था। मूल नाम की अपन चर्चा करें तो इनका मूल नाम रहने वाला है वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम रहने वाला है? वैद्यनाथ मिश्र इनका क्या है? मूल नाम है। जन्म की अपन बात करें तो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में। कब? 1911 में। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में। कहाँ पर? संस्कृत पाठशाला में। फिर अध्ययन के लिए कहाँ गए? बनारस। और उसके बाद कहाँ गए? कोलकाता गए। अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे? सबसे पहले बनारस गए थे। बनारस के बाद कहाँ गए? तो कोलकाता गए। क्लियर है क्या? ये छोटे छोटे पॉइंट इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको याद करने पड़ेंगे। बात करें आगे, 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म से दीक्षा ली। उसके बाद 2 साल प्रवास पर रहने के बाद 1938 में कहाँ आए? 1938 में स्वदेश आए। कहाँ आए? स्वदेश आए। क्लियर है क्या? स्वदेश यानी अपने वापस अपने देश लौट गए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। बात करें, घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन थे, उन्होंने अनेक बार अपने पूरे संपूर्ण भारत की क्या की थी? यात्रा की थी। देहांत की मैं बात करूं तो 1998 में, 1998 में 1998 में इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। अब कृतित्व की अपन बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां से पहले एक आपको पूछे कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। अपन यहाँ बात करें इनकी कृतियों की तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आदि इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है क्या? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इनकी प्रमुख कृतियां रहने वाली है। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में, कितने खंडों में? 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। संपूर्ण जितना जो कृतित्व था इनका नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में क्या होता है? प्रकाशित हुआ। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे उदाहरण के लिए एक हिंदी अकादमी पुरस्कार भी इन्हें सम्मान में मिला है। मातृभाषा मैथिली में ये यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हुई है। यात्री के नाम से क्या हुए? प्रतिष्ठित। किसमें? मातृभाषा मैथिली में। मैथिली में इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपका जो काव्यखंड है ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में गद्य खंड के जितने भी लेखक हैं उनसे अपन मिलने वाले हैं।